नमस्कार। आप सभी के लिए मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि एमएसए राव का वॉल्यूम 3 पार्ट 3 ये वीडियो है। मैंने पहले ही आपको वीडियो में कहा था कि इसका पार्ट 3 भी मैं लेके आऊँगी। और एमएसए राव को हम अर्बन स्टडीज़ के लिए ज़्यादा जानते हैं, तो उनके अर्बन स्टडीज़ से ही रिलेटेड में ये वीडियो है। उससे पहले हम लोगों ने फ्रिंज सोसाइटी, जो कि ऑलरेडी अर्बन स्टडीज़ का ही पार्ट था, एमएसए राव का ही कंट्रीब्यूशन है इसमें, उसको आप लोगों ने समझा और जाना। और अब अर्बन स्टडीज़ का ही उनकी एक किताब है जो आप यहाँ देख सकते हैं, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। ये बुक अपने आप में बहुत फेमस बुक हुई और इसी के लिए उनको जाना भी जाता है। और ये एक एडिटेड बुक है जिसमें कि बहुत सारे जो रिनाउंड स्कॉलर्स हैं सोशियोलॉजी के, उनके कंट्रीब्यूशन हैं। तो जब आप उनके कंट्रीब्यूशन को समझेंगे तो ऑलरेडी आप इस बुक को समझ जाएंगे और अपने आप एमएसए राव के कंट्रीब्यूशन को भी देख लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स में एमएसए राव को पूछा जा रहा है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर का ये रिक्वेस्ट है, जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का, तो उसमें एमएसए राव भी हैं। तो एमएसए राव का आज ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। ऑलरेडी उन पे मैंने 2 बना दिया है जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। और अब ये लास्ट वीडियो है उनके कंटेंट से रिलेटेड। इसके बाद मैं कुछ और थिंकर्स को लूँगी जो कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आर महिला पीजी कॉलेज, विच इज़ वन ऑफ द एफिलेटेड कॉलेज ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी से हम लोग जुड़े हैं और उसकी गरिमा और उसकी मर्यादा को बनाए रखना हम सभी की एक जिम्मेदारी बनती है। और मैं सिर्फ यहाँ पर इसीलिए हूँ कि मैं अपने नॉलेज को आप सभी से शेयर कर सकूँ और आपको देने के बहाने मैं भी कुछ सीख सकूँ, कुछ जान सकूँ। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। तो आज जो कंट्रीब्यूशन है वो है एमएसए राव का अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। अर्बन सोशियोलॉजी पे हमको समझना है। तो हमने बताया था कि राव हैज़ डन अ कमेंडेबल वर्क इन कंपाइलिंग दिस प्रीशियस वॉल्यूम। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनका। ये अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया जो बुक है उस पर इन्होंने बहुत काम किया है। एंड दिस बुक कंटेन्स यूजफुल स्टडीज़ बोथ ऑफ इंडियंस एंड फॉरेन सोशल साइंटिस्ट। तो एडिटेड बुक है, आप जानते हैं एडिटेड बुक किसको कहते हैं, जिसमें हम बहुत सारे रिनाउंड स्कॉलर्स का, रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट का हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर थीम पे और फिर बुक पब्लिश करते हैं। तो इसमें इंडिया के और फॉरेन के बहुत सारे रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और इस बुक को कुल मिला के हम 21 चैप्टर्स इसमें देखते हैं। और ये जो 21 चैप्टर्स हैं वो 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब ये बुक कुल 9 हिस्से में डिवाइडेड है और पूरा 9 हिस्सा लेकर के कुल 21 चैप्टर्स हैं अलग अलग थिंकर्स की, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट की, जिसमें जो 9 पार्ट्स में ये बुक डिवाइड है उसमें सबसे पहले थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन है कि अर्बन सोशियोलॉजी, जो इंडिया की अर्बन सोशियोलॉजी रही है, मतलब अर्बन ग्रोथ कैसे इंडिया का हुआ, ब्रिटिश रूल के पहले अर्बनाइजेशन का क्या ट्रेंड था, ब्रिटिश रूल के दौरान अर्बनाइजेशन का क्या ट्रेंड्स रहा है, अर्बन स्टडीज़ को हम जब पढ़ना शुरू किए तो उसमें क्या कन्फ्लिक्ट रहा, क्या डिबेट रहा, ये पूरा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अर्बन स्टडीज़ के लिए तो आप डेफिनेटली इस बुक को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें रूरल अर्बन डायकोटॉमी को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। सेकेंड, हिस्टोरिकल आस्पेक्ट इसमें है कि अर्बनाइजेशन का क्या हिस्टोरिकल आस्पेक्ट है, मतलब कि कब इंडिया में कब से अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, अर्बन सिटीज़ का, ये सारी चीज़ें। डेमोग्राफिक एंड इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स डिस्क्राइब है, इमिग्रेंट्स कम्युनिटीज़ एंड नेबरहुड, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, मैरिज एंड फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, अर्बन इन्फ्लुएंस ऑन रूरल एरियाज़ की क्या अर्बन एनवायरनमेंट का ग्रामीण परिवेश में क्या इफ़ेक्ट है,
वो भी इस किताब में एनालाइज किया गया। तो कुल 9 हिस्से में, ये जो 9 हिस्सा मैंने बताया, उन 9 हिस्से में पूरा क्लासिफिकेशन है। ओके, आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले जब ये किताब शुरू होती है तो जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू होती है। एक चीज़ मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि बाहर बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा बादल कड़क रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस हो जाए। तो ये जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो इस पूरे इस किताब में जो शुरुआत होती है वो जनरल इंट्रोडक्शन से होती है। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन से शुरुआत होती है। मतलब क्या इंट्रोडक्शन हुआ इसमें? तो एडिटर पॉइंटेड आउट, एडिटर मीन्स कि एम.एस. राव pointed out that Indological sources were the main basis for understanding society and culture in India. ठीक है, क्या कहा गया? आप जानते हैं जब भी हम इंडियन सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के एमर्जेंस की बात करते हैं, तो हम हमेशा से इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं। जब मैं ये पूरा मैं पूरा इंडियन सोशियोलॉजी के पूरे एक स्टडी को लेकर के चल रही हूँ ना। आप पिछले कई वीडियोस में आप सिर्फ इंडियन सोशियोलॉजी का स्टडीज़ देख रहे होंगे, मतलब इंडियन सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ, ट्रेंड्स क्या रहा, पर्सपेक्टिव क्या है इंडियन सोशियोलॉजी को समझने के लिए। आप पिछले कई वीडियोस में, अब हम लोग जी.एस. घुरिये को पढ़े, एम.एन. श्रीनिवास को पढ़े, फिर अभी हम एम.एस. राव भी लोगों के डिमांड पे लाएँ, तो वो भी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ही हैं। तो आप देख रहे हैं, तो उसमें मैंने समझाया कि यहाँ पर इंडियन सोशियोलॉजी को समझने के लिए इंडोलॉजिकल सोर्सेज की बहुत ज़रूरत रही। इंडोलॉजिकल सोर्सेज मतलब जो टेक्सचुअल सोर्सेज है, मतलब जो हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो ट्रैवलर्स आए उन्होंने जो लिखा, वो सब इंडोलॉजिकल सोर्सेज हैं। तो एडिटर बताते हैं कि अगर भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को समझना है तो हमें इंडोलॉजिकल सोर्सेज की तरफ डेफिनेटली जाना होगा। बट अगेन इन्होंने लगाया, बट नॉट एबल टू प्रोवाइड होल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट हिंदू सोसाइटी एंड मोस्टली ऑफ अपर कास्ट। इसमें यह कहा जाता है ना, इंडोलॉजिकल सोर्सेज, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे ये आरोप भी लगता है कि जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ भारत का एक आईना दिखाता है। क्या आईना दिखाता है? कि हिंदू सोसाइटी, आप जानते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन भारत की सबसे ज़्यादा है, और इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में तो हिंदू ही रहे ना। मुसलमानों का जो आया यहाँ पर वो बहुत लेट में आया, ब्रिटिशर्स का मतलब क्रिश्चियनिटी यहाँ पर लेट आई। शुरुआत में तो हिंदू ही कल्चर था, तो वो सिर्फ हिंदू कल्चर का आईना दिखाता है और अपर कास्ट का आईना दिखाता है। फिर उसके बाद इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बाद आता है विलेज फील्ड स्टडी। मतलब आप जानते हैं कि जब जी.एस. घुरिये और लुइस ड्यूमोंट तक तो हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखें, बट जब हम आगे बढ़े, हम एम.एन. श्रीनिवास की तरफ आते हैं, तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है, विलेज फील्ड स्टडीज़ की शुरुआत होती है, और 40s के दौर में became a source for providing inside story, but it could not be the basis for generalization about India as a whole। पर इस विलेज फील्ड स्टडी पे भी ये आरोप लगता है कि अगेन ये सिर्फ भारत का एक ही आईना दिखा रहा है। क्या आईना दिखा रहा है? जो भारत का विलेज पॉपुलेशन है, विलेज जो कल्चर है, विलेज जो बिहेवियर है, सिर्फ उसी को दिखा रहा है। मतलब विलेज सोसाइटी पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। पर भारत में अर्बनाइजेशन का ट्रेंड शुरू से रहा है। एक वीडियो मैंने डाला है, बहुत पहले डाला है, अर्बनाइजेशन पे ही। उसमें मैंने ग्रोथ पे बताया है कि कैसे कैसे अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई। मतलब इंडिया में जो शहरीकरण है, इट इज़ नॉट अ वेरी न्यू फिनोमेना, बहुत पहले से अर्बनाइजेशन का ट्रेंड रहा है। आप उस वीडियो को अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर समझिएगा। तो वो ट्रेंड रहा है। तो अगेन विलेज फील्ड स्टडीज़ पे भी ये आरोप लगा कि ये भारत का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखा रहा है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आता है अर्बन स्टडीज़, जो कि एम.एस. राव ने बताया कि अर्बन स्टडीज़ देयरफॉर वर नेसेसरी फॉर बैलेंस्ड व्यू ऑफ बोथ कल्चर एंड सोसाइटी। अब तक इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम भारत के जो पुराण हैं, टेक्स्ट हैं, हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, उनको समझे। फिर हम विलेज फील्ड इन्वेस्टिगेशन से हम जो मेजर कम्युनिटी है इंडिया की, उनको समझने की कोशिश की। बट जब हमने अर्बन स्टडीज़ को अडॉप्ट किया तो अब बैलेंस्ड व्यू आने लगा। मतलब कि हम अब बैलेंसिंग में, तो अर्बन स्टडीज़ इसीलिए नेसेसरी है कि
भारत का एक हिस्सा अर्बन पॉपुलेशन भी है, तो अर्बन स्टडीज भी जरूरी है एक बैलेंस्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो बुक की शुरुआत ऐसे ही होती है। तो राव का कहना यही है, राव मेक्स अ स्ट्रॉन्ग अपील फॉर अर्बन स्टडीज। वो अर्बन स्टडीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपील करते हैं, ठीक है, एक प्लियर देते हैं, स्ट्रॉन्ग अपील करते हैं कि अर्बन स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द अपील इज दैट देयर इज बाइफर्केशन बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सोशियोलॉजी। वो बोलते हैं कि एक बाइफर्केशन है, मतलब एमएसए राव के पहले तक एक बाइफर्केशन दिख रहा था समाज में कि अर्बन स्टडीज इज सेपरेट एंड रूरल स्टडीज इज सेपरेट। बट उन्होंने कहा कि ये जो डाइकोटॉमी है, ये जो अलग अलग ब्रांचेस हो रहे हैं, अर्बन स्टडीज अलग एंड रूरल स्टडीज अलग, ये डाइकोटॉमी, देखिए फिर से मैं एक बता दे रही हूँ यहाँ पे थ्रू डायग्राम, कि जो स्टडीज का डाइकोटॉमी हो गया कि ये रूरल स्टडीज हुआ और ये अर्बन स्टडीज हुआ। ये जो डाइकोटॉमी है, मतलब जो ब्रांचेस डिवाइड हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज मीनिंगलेस। ये डाइकोटॉमी मीनिंगलेस है बिकॉज अर्बन सोसाइटी एंड रूरल सोसाइटी बोथ आर द पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। हमारी सभ्यता का ये दोनों ही हिस्सा है, तो हमें इन दोनों को ही अडॉप्ट करके, इन दोनों की स्टडीज़ को लेकर के चलना चाहिए, ऐसा एमएसए राव बोलते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं कि सो ही ऑलवेज एम्फसाइजेस ऑन द स्टडी ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी एंड द अदर मेजर एरियाज ऑफ अर्बन स्टडीज इन इंडिया लाइक माइग्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल अर्बन इन्फ्लुएंस। तो ये कहते हैं कि इसीलिए हम लोगों को हमेशा से अर्बन सोशियोलॉजी पे एम्फसाइज करना चाहिए, और साथ में अर्बन स्टडीज़ के जो पार्ट्स हैं, जैसे माइग्रेशन हम पढ़ते हैं, मूवमेंट पढ़ते हैं, और इसमें बताया ना सेंट्रीफ्यूगल अर्बन इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो अर्बन का इन्फ्लुएंस है, एक प्रभाव है, एक शहरों का जो प्रभाव है, उसके प्रभाव को हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो ये बात ऐसा वो कह रहे हैं। तो आपने एमएसए राव के ओपिनियन को समझा। अब मतलब थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, स्टार्टिंग में एमएसए राव ने अब ऐसे अर्बन स्टडीज़ के बारे में बताया है। अब आगे बढ़ते हैं हमने बताया कि कुल 21 चैप्टर्स हैं। 21 चैप्टर्स का मतलब कि ऑल टोटल 21 सोशियोलॉजिस्ट, मेजर रेनाउंड सोशियोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो अब उसको हम देखते हैं कि आगे लोगों ने क्या कहा। तो ये जो वीडियो है, ये जस्ट एमएसए राव का वीडियो आप मत समझिए। अगर आपको अर्बन स्टडीज़ पे कुछ लिखना पड़ गया, कुछ जाना पड़ गया, तो आप एक फ्लो लेकर के चल सकते हैं, आप एक डिस्क्राइब अच्छे से कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहले मैंने बताया था कुल 9 पार्ट हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट में डेविड एफ पोकॉक का नाम आपने सुना है, पिछले और भी वीडियोस में मैंने पोकॉक का नाम बताया है। तो पोकॉक ने भी क्या बताया, इनका जो पेपर आया उसमें उन्होंने जो चैप्टर लिखा है वो लिखा है सोशियोलॉजीज अर्बन एंड रूरल। ओके, इसमें इस पेपर का मेजर कंसर्न क्या है कि पहले तो इन्होंने अर्बनाइजेशन के टर्म को डिस्क्राइब किया और उसके थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस को बताया। आगे बताया कि अर्बनाइजेशन इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज वेस्टर्नाइजेशन। इन्होंने बताया कि पश्चिमीकरण और शहरीकरण एक प्रक्रिया नहीं है। इवन द फैक्ट दैट अर्बनाइजेशन एग्जिस्टेड इन इंडिया प्रियर टू ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी। वेस्टर्नाइजेशन क्या है? वेस्टर्नाइजेशन को माना जाता है कि जब से हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल आए तब से वेस्टर्नाइजेशन आया, बिकॉज वो वेस्ट के थे और उनका जो प्रभाव हमारे पे देखा गया, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन। पर अर्बनाइजेशन जो है वो ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी से पहले का है, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले भी, इवन एंशिएंट इंडिया में भी अर्बनाइजेशन देखा गया। आप देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आप इन सब के सिविलाइजेशन को देखिए, तो उस समय भी तो अर्बनाइजेशन था ना। वो मैं बार बार फिर से कह रही हूँ कि आप उस वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने अर्बनाइजेशन के ग्रोथ को बताया है कि कैसे कैसे अर्बनाइजेशन का ट्रेंड इंडिया में चला है। तो इन्होंने ये बात बोली, पोकॉक डज नॉट सी एनी रूरल अर्बन डाइकोटॉमी। आप जो ऊपर देखें एमएसए राव ने बताया कि डाइकोटॉमी नहीं होना चाहिए। डाइकोटॉमी मीनिंगलेस है कि हम रूरल स्टडीज़ अलग करें और अर्बन स्टडीज़ अलग करें। डाइकोटॉमी नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों ही इंडिया के पार्ट हैं, दोनों ही, हमारा भारत जो है वो शहरों से भी समृद्ध है और गांव तो समृद्ध हमारे भारत के हैं ही हैं। तो पहला चैप्टर डेविड एफ पोकॉक का है जिसमें इन्होंने अपने पेपर सोशियोलॉजीज अर्बन एंड रूरल में ये बातें बताई।
नेक्स्ट जो पेपर आता है लिंच का, तो लिंच भी पोकॉक से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। पोकॉक को उन्होंने समर्थन दिया है और बताया कि कास्ट एंड किनशिप आर कॉमन बोथ फॉर विलेज एंड सिटी। अगर शहरों में हम बात करें चाहे गाँव में बात करें, दोनों जगह पे ही हमें कास्ट भी नज़र आता है और किनशिप भी, नातेदारी भी नज़र आती है और जाति व्यवस्था भी दोनों जगह पे ही हमें नज़र आती है। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट पेपर किसका है। उसमें नेक्स्ट चैप्टर है रामकृष्ण मुखर्जी का, ठीक है। रामकृष्ण मुखर्जी ने जो अपना पेपर लिखा वो लिखा अर्बनाइजेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें इन्होंने बताया कि बेस्ड ये जो पूरा पेपर है इनका कैसे कैसे अर्बनाइजेशन का ग्रोथ हुआ, ठीक है, उस पे है और उसका इम्पैक्ट क्या लोगों पे पड़ा, उस पे पेपर है, ओके। और इन्होंने 3 चीज़ों को एनालाइज किया। माइग्रेशन को एनालाइज किया कि जो शहरों में माइग्रेशन हो रहा है उसके बारे में कुछ प्रकाश डाला। नेचर ऑफ फैमिली, परिवार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस पर प्रभाव डाला, मतलब उस पर एक अपने लेख को लिखा। एंड पोजीशन ऑफ कास्ट, जाति की क्या स्थिति है भारत में, उस पे प्रकाश डाला इन्होंने। और इनका जो स्टडी एरिया था वो दुर्गापुर था, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। एमएसए राव ने भी अपना एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया, मतलब ये उस बुक के एडिटर भी हैं, पर साथ में इनका भी एक चैप्टर है, वो है ट्रेडिशनल अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन, हिस्टोरिकल एविडेंसेस। मतलब ये प्राचीन आधार पे, ऐतिहासिक आधार पे, इसलिए तो नाम है ना ट्रेडिशनल अर्बनिज्म, कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल अर्बनिज्म। अर्बनिज्म का आप मतलब जानते होंगे, अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म में बड़ा डिफरेंस है। अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है, एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूअस जो प्रक्रिया चली कि शहरों की जो भी विशेषताएं हैं वो प्रक्रिया निरंतर चलती है, इसलिए हम इसको प्रोसेस कहते हैं ना, जो रुकती नहीं है। जैसे मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, अब नए कंसेप्ट में डिजिटलाइजेशन, दीज ऑल आर प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन। अर्बनिज्म क्या है? अर्बनिज्म इज अ प्योर सोशोलॉजिकल टर्म, ये लुइस बर्थ ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, आप जानते हैं। अर्बनिज्म में क्या है? वे ऑफ लाइफ, हमारे जीने का तरीका क्या है, मतलब हम अगर शहर में रह रहे हैं तो हमारा जीने का तरीका क्या है, हम कितना सात्मीयता के साथ हैं, हम कितना हेट्रोजीनियस हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा इंटरेक्शन कैसा है, ये जो वे ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का तरीका है, इसे हम अर्बनिज्म कहते हैं। तो ये एमएस राव ने अपने पेपर में ट्रेडिशनल अर्बनिज्म के बारे में और अर्बनाइजेशन दोनों के बारे में ही व्याख्यान दिया, मतलब एक लिखा। And this chapter show a vivid picture of traditional urbanism in India, considering its style of life and urbanization as process। तो ये जो चैप्टर है वो पूरा ट्रेडिशनल अर्बनिज्म पे जाता है। अगर आपको ट्रेडिशनल अर्बनिज्म समझना है तो आप ये वाले चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और इन्होंने बताया कि ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी इज डिवाइडिंग लाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो ब्रिटिशर्स को माना जाता है ना कि ये डिवाइडिंग लाइन है, ब्रिटिशर्स के आने के पहले ट्रेडिशनल इंडिया और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद मॉडर्न इंडिया, ओके। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है। आगे जो चैप्टर हमें मिलता है वो मिलता है प्रणब राजन रॉय का, ठीक है, प्रणब राजन रॉय। इनका क्या है? अर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल सिचुएशन, श्रीरामपुर बंगाल का, ठीक है। इन्होंने जो चैप्टर लिखा वो उस चैप्टर का नाम था अर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल सिचुएशन। नाम से ही लग रहा है कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल रहा, हमारे यहाँ कॉलोनीज रही, तो उस समय अर्बनाइजेशन का क्या ट्रेंड था। और बेसिकली इनका जो फील्ड वर्क है वो है श्रीरामपुर बंगाल में, ठीक है। इन्होंने भी कॉलोनियल पीरियड में सिटी का ग्रोथ कैसे हुआ, शहरों का विकास कैसे हुआ, उस पे प्रकाश डाला। और उन्होंने बताया कि सबसे पहले कोस्टल सिटीज़ बने, मतलब जो इंडिया के कोस्टल एरियाज़ हैं। अगर आप ज्योग्राफी में रुचि नहीं रखते तो मैं बता दे रही हूँ, जैसे ये एक मिनट, जैसे ये इंडिया के कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है। ये पूरा इंडिया का ऐसे नीचे साउथ वाला पोर्शन है, ये वाला गुजरात है, ये पूरा महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरल है, ठीक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये पूरा है ना, ऐसे कोस्टल एरियाज। तो ये जो यहाँ पर आप जानते हैं ये पूरा इंडियन ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये सारी चीज़ें हैं।
तो इसके किनारे किनारे जो रहता है ना, समुद्र के किनारे किनारे जो जगह होती है, इसको हम कोस्टल एरियाज कहते हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे की जगह। तो सबसे पहले जो शहरों का विकास हुआ वो इन्हीं कोस्टल एरियाज के बाद हुआ। फिर पोर्ट टाउन बने। पोर्ट टाउन मतलब कि जहाँ पर शिप वगैरह खड़ी रहती होंगी, वहाँ पर फिर टाउन बने। फिर इंडस्ट्रियल टाउन बने, मतलब धीरे धीरे इंडस्ट्री सेटअप हुई तो इंडस्ट्रियल टाउन बने। फिर कैंटोनमेंट बना, फिर हिल स्टेशन बना, और फिर इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनी। ये इस तरह से इन्होंने पूरे सिटीज़ के ग्रोथ को बताया है। तो आप इन सबको सुनेंगे ना तो आपको एक अलग नॉलेज मिलेगा ना। सिर्फ हमें MS राव पढ़ना है इस वजह से अलग नहीं होती, हमें सोशियोलॉजी के कितने डेप्थ नॉलेज में जाना है। अगर आपको अर्बनाइजेशन पे कभी कुछ बोलने को कहा जाए तो आप ये सारी चीज़ें आराम से बोल सकते हैं। तो ग्रोथ ऑफ सिटीज़ को उन्होंने बताया, और बताया कि हेट्रोजेनेटिक कल्चर बट इट इज़ सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ इधर सेंटर से किनारे किनारे आगे बढ़ती है। तो जो शहरों का विकास हुआ वो सेंट्रीफ्यूगल हुआ, मतलब पहले कोर में कोई चीज़ डेवलप हुई और फिर उसका डिफ्यूज़न हुआ, उसका विस्तार हुआ। एंड ग्रोथ अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉलोनियल पावर। और इनका कहना था चूंकि ये कॉलोनियल पीरियड के दौरान सिटी के ग्रोथ का बता रहे थे, तो इन्होंने बताया कि ये जो ग्रोथ हुआ है वो कॉलोनियल पावर अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉलोनियल, मतलब ब्रिटिश रूल के हमेशा से कंट्रोल में रहा है। वो जहाँ चाहे शहरों का विकास किए, जहाँ चाहे शहरों का विकास नहीं किए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आशीष बोस का उसमें एक चैप्टर है 6 डिकेड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया 1901 टू 1961। इन्होंने 6 दशकों का विकास बताया, ठीक है, मतलब 6 दशक। और वो दशक इन्होंने क्या चूज किया, 1901 से लेकर के 1961, 10 साल का एक डिकेड्स होता है ना, तो इस तरह से 6 डिकेड्स हो गए। तो 6 डिकेड्स ऑफ अर्बनाइजेशन की इन 60 सालों में भारत में शहरीकरण कैसा रहा, उसमें इन्होंने ग्राफिक पिक्चर्स दिया है, प्रेजेंटेड अ ग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि किस, आप उस चैप्टर को देखेंगे तो आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिख जाएगा। द ग्रोथ ऑफ स्मॉलर टाउन हैज़ बिन लेसर देन बिगर टाउन्स। इनका कहना था कि बड़े शहर कम बने और छोटे छोटे शहर का ग्रोथ ज़्यादा, मतलब द ग्रोथ ऑफ स्मॉल टाउन हैज़ बीन लेसर, मतलब जो छोटे टाउन्स थे वो उनका ग्रोथ कम हुआ और बड़े शहरों का ग्रोथ ज़्यादा हुआ। फिर उन्होंने बताया कि वर्ल्ड वार 2 और पार्टीशन ऑफ इंडिया, इन दो समय पे, जब 1945 के दौरान विश्व युद्ध द्वितीय रहा है और 1947 के दौरान आप जानते हैं कि भारत का पार्टीशन हुआ है, तो इन दो समयों पे अर्बनाइजेशन जंप कर गया, मतलब ये प्रोसेस बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। ओके, आगे ये क्या बताते हैं, आगे बताते हैं, मैं लिखते लिखते थोड़ा सा टेढ़ा चली गई थी, इसको आप देख लीजिएगा। आगे बताते हैं कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन स्लो इवन ड्यूरिंग द डिकेड 1951 टू 61। वो बताते हैं कि 1951 और 61 के दौरान अर्बनाइजेशन का ग्रोथ थोड़ा सा स्लो रहा, और वेयर देयर वॉज अ मार्क्ड इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज, क्योंकि इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। ओके, आगे फिर बताते हैं कि 61 से 71 के बीच में अगेन रैपिड अर्बनाइजेशन, मतलब अर्बनाइजेशन की जो प्रोसेस थी, शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी, वो उछाल पा गई, रैपिड हो गई। इसलिए इस डिकेड्स को 1961 से 71 के डिकेड्स को क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन ट्रैप। ट्रैप मतलब पकड़ लेना, मतलब इंडिया गिरफ्त में आ गई पूरी तरह से। यहाँ पर शहरीकरण बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, ग्रोथ ऑफ सिटीज़, शहरों का विकास हुआ, इंडस्ट्रियल सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ, पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, नए नए कैपिटल्स बने। तो बहुत, इसीलिए 1961 का भी आपके GS वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1961 और 71 के दौर को हम अर्बनाइजेशन ट्रैप कहते हैं। ट्रैप करना था किसी को पकड़ लेना, तो अर्बनाइजेशन ट्रैप होता है। ओके, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेना चाहिए, पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए होंगे, तो कभी कभी कुछ कुछ अच्छी चीज़, मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा आज मैं उस मूड में आ गई हूँ, आपको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा एक्टिंग भी कर ले रही हूँ।
फ़िलहाल समझना ज़रूरी है। हमें किसी भी चीज़ को ना हमें स्टोरी जैसा समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम रट्टे मार, अरे इतने से इतने, इतने से इतने, कितना रटेंगे भाई। नॉलेज असीमित है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज है। एक मैं आपको यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात बताती हूँ कि जब रविंद्रनाथ टैगोर एकदम से मतलब उनकी लाइफ जाने वाली थी, तो उनके 3 शिष्य उनके सामने खड़े हुए थे और उन्होंने बोला कि आपके चेहरे पे गुरुजी कुछ उदासी दिख रही है। आप क्या मृत्यु से आपको भय है? आप क्या मृत्यु से डर रहे हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि नहीं, मुझे मृत्यु से डर नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दुनिया में कितने ज्ञान थे और मैं सारे ज्ञान को ले भी नहीं पाया। मैं तो बहुत कम ज्ञान को ले पाया। अभी मुझसे कितने ज्ञान छूट रहे हैं। तो सोचिए, जो ऑलरेडी इतना ज्ञानी व्यक्ति था, उसको जब अपने मृत्यु के दौरान ये एहसास हो रहा है, तो हम लोग तो कुछ भी नॉलेज नहीं रखते हैं ना। तो जब तक ज़िंदगी है क्या ले सकते हैं, नॉलेज लिया जाए। तो बस है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कुछ कुछ गेन करते रहिए। जहाँ से है ना 3 इडियट्स का डायलॉग, जहाँ से ज्ञान बटे ले लो। बहुत सही है, जहाँ से जो नॉलेज मिले ले लो। आगे बढ़ते हैं। फिर आशीष बोस का हम कंट्रीब्यूशन देख रहे थे। तो आशीष बोस का हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन देखा कि उन्होंने कुल 6 दशकों में 1901 से लेकर 1961 तक के बीच में अर्बनाइजेशन का क्या ट्रेंड रहा, उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर बताई हूँ। जैसे बोस ने अर्बन ग्रोथ का एक पिक्चर दिखाया, उसी तरह जीएस घूरिये का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने सिटीज़ की ग्रोथ की बात की, ठीक है। और उनका जो पेपर था वो था सिटीज़ ऑफ इंडिया, देयर ग्रोथ एंड लोकेशन, कि शहरों का विकास कैसे हुआ, उसके लोकेशन क्या थे, पूरा इस पे उनका चैप्टर है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगेन लिंच को देखते हैं। लिंच का नाम हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो लिंच का जो पेपर है वो है रूरल सिटीज़ इन इंडिया, कंटिन्यूटीज़ एंड डिसकंटिन्यूटीज़, ये इनका पेपर है। इसमें इन्होंने पोकॉक जैसा ही ओपिनियन लिया है और बताया है कि रूरल अर्बन डायकोटॉमी हैज़ नो मीनिंग इन इंडियन सेटिंग। अगेन वही बात होती है कि यहाँ पर रूरल अर्बन डायकोटॉमी का कोई मतलब नहीं है। और इनकी जो स्टडी है वो आगरा सिटी पे है। तो कभी कभी आ जाता है कि किसकी स्टडी कहाँ पर है, तो आप मैच करने के कैपेबल रहे, क्योंकि अगर MSA राव है तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो लिंच का जो एरिया है वो आगरा सिटी पे रहा है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन विक्टर एस डिसूजा, ये भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में इनका अलग से है सिलेबस। तो बहुत रिक्वेस्ट है मेरे पास कि मैडम विक्टर डिसूजा पे भी प्लीज़ बनाइए। कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारे नोट्स को कलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है। MSA राव की बुक में इनका भी एक चैप्टर है, जो चैप्टर है कास्ट, ऑक्यूपेशन एंड सोशल क्लास इन चंडीगढ़। विक्टर एस डिसूजा का जो वर्क एरिया था वो चंडीगढ़ था, याद रखिएगा। इन्होंने कुल वहाँ पर 31 हिंदू और 18 सिख कास्ट की स्टडी की। पंजाब के थे और ये सेटल्ड हो गए थे चंडीगढ़ में। तो इनका कहना है कि कास्ट एंड क्लास आर मेजर फैक्टर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो कास्ट है और क्लास है, मतलब जाति है और जो वर्ग है, उसका एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, एक स्पेशल रोल है सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में। तो फिलहाल अभी आप इतने ही जानिए, आगे विक्टर डिसूजा को जब आप पढ़ेंगे तो और जानेंगे। इनका वर्क एरिया चंडीगढ़ है। आगे जो पेपर में चैप्टर्स दिखते हैं वो हमने पहले ही बताया कि कुछ इंडियन और कुछ फॉरेन राइटर्स के पेपर हैं। तो फॉरेन में अब हेराल्ड एस गोल्ड्स का है, इनका स्टडी यहीं रहा है लखनऊ रिक्शा वाला पे। सोचिए, बड़ा स्पेशल वर्क है ना, लखनऊ के रिक्शा वाला पे इनका स्टडी है। लखनऊ रिक्शा वाला इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल कैटेगरी। इसमें गोल्ड्स थिंक दैट माइग्रेशन ऑफ सिटी टेक प्लेस नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस सच एज पावर्टी एंड लैंडलेस, बट कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन लीड टू माइग्रेशन। देखिए क्या एक बताए हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर की बात हो रही है कि जो माइग्रेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से नहीं होता है कि अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो हम माइग्रेट कर जाए। कभी कभी
माइग्रेशन के कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, मतलब हम किसी चीज़ से मोटिवेट हो गए और फिर वहाँ पर चले गए, मतलब पुल और पुश फैक्टर जो काम होता है, ऑलवेज push factor is not responsible, somehow pull factors are also responsible for the migration, ये भी ज़रूरी है, ये हेरोल्ड ए गोल्ड्स ने बताया। नेक्स्ट आते हैं एस पटवर्धन का एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने लिखा है एस्पेक्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी अमंग शेड्यूल्ड कास्ट इन पुणे। पुणे पे इनका वर्क है। डिस्क्राइब सोशल मोबिलिटी ऑफ एक्स टचेबल्स ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने महाराष्ट्र के एक्स अनटचेबल्स पे काम किया। एक्स अनटचेबल्स मतलब अनटचेबल्स जो छुआछूत वाले होते हैं, जिनको लोग जो जो ट्वाइस बॉन्ड कास्ट हैं वो इनसे दूरी बना करके रखते हैं। एक्स अनटचेबल्स मतलब कि वो पहले थे पर आज के समय में नहीं है। सोशल मोबिलिटी के कारण दे समहाउ इंक्रीज, दे समहाउ गो टू देयर अपर स्ट्रेटा, वो कहीं ना कहीं से चले गए हैं, या कुछ लीगल जो अपलिफ्टमेंट होता है उसकी वजह से। तो इन्होंने महाराष्ट्र के कुछ जो जातियों पे काम किया वो है महार, मांग, चंबर्स, ढोर एंड होलार, ठीक है। और इनका कहना है कि इन लोगों में महार जो थे वो सबसे हाई स्टेटस पे पहुंच चुके हैं। इन्होंने ये तो याद रखिएगा कि पटवर्धन का स्टडी है इन लोगों के ऊपर। सोशियोलॉजी बहुत अपडेट हो रहा है, अब पेपर बनाने वाले क्या बना देंगे नहीं पता, तो आप लोग को बहुत तैयार रहना होगा नए नए वर्क से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब है एक सिटी कानन। सिटी कानन का एक चैप्टर भी है, उसमें इंटर कास्ट एंड इंटर कम्युनिटी मैरिजेस इन बॉम्बे। बॉम्बे में इंटर कास्ट और इंटर कम्युनिटी मैरिजेस जो है उस पर काम किया। एंड ही एक्सप्रेस द होप ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर फॉर इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैट्रिमोनल रिलेशनशिप। इन्होंने उसी समय देखा कि कुछ हमें इंटर कास्ट मैरिजेस का एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है आगे चल करके। अब भाई उस समय की बात है, उतना तो उस समय इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं होते होंगे, उस समय इतना लिख देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हम उस बहुत हल्के में लेते हैं ना कि अरे विमेन एम्पावरमेंट में काम किया, अरे कौन सी बड़ी बात कह दी। पर आप सोचिए आज से 60 साल पहले चले जाइए, उस समय लिख देना, तो दिस इज़ सच एन अमेजिंग थिंग। कुछ है ना अमेजिंग चीज़ें कि इंटर कास्ट और इंटर कम्युनिटी मैरिजेस को उन्होंने उसी समय कह दिया कि इसका इंडिया में फ्यूचर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और आज हम देख रहे हैं इस चीज़ों को। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है सरोज कपूर का। विमेन है, ये लेडी हैं। एंड डज नॉट एग्री विद द व्यू दैट, ये इस बात पे एग्री नहीं करती हैं कि ज्वाइंट फैमिली विल ब्रेक इंडिया ड्यू टू अर्बनाइजेशन, कि शहरीकरण की वजह से इंडिया में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। ये इस पे नहीं करती हैं एग्री, नहीं मानती इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि इन्होंने फील्ड वर्क किया दिल्ली के खत्रीज पे, और इनका पेपर का नाम था फैमिली एंड किनशिप ग्रुप्स अमंग द खत्रीज इन दिल्ली, ठीक है। इस पे इन्होंने काम किया है। आता है नेक्स्ट मिल्टन सिंगर का। आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना हुआ है, मिल्टन सिंगर का। उसमें इन्होंने क्या बोला है, इनके जो पेपर है वो है द ग्रेट ट्रेडिशन इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स मद्रास, इस पे इनका काम है। एंड द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड कल्चरल ऑन कल्चर ट्रेडिशन, इन्होंने इस पे काम किया। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताई हूँ। आगे आप चलिए, एम एन श्रीनिवास, इनका भी पेपर है इसमें। एम एन श्रीनिवास द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज, इन्होंने ये चैप्टर लिखा। एंड ही हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ रूरल इंडिया प्रियर टू ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी। इन्होंने भारत मतलब जब यहाँ ब्रिटिश आए उससे पहले का जो ग्रामीण समाज था वो कैसा था, उस पे इन्होंने लिखा है। अगेन एम.एस.ए. राव ने एक पेपर लिखा है जो कि है अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज, ओके। इसमें इन्होंने क्या किया है कि हैज़ प्रेजेंटेड एन एनालिसिस बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन फ्रिंज विलेज, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इस पर अलग से मैंने पूरा फ्रिंज सोसाइटी पे बताया है एम.एस.ए. राव का। तो इसमें इन्होंने अपना एक पेपर दिया है कि फ्रिंज विलेजेस में, वहाँ पर शामेपुर विलेज था दिल्ली से 7 माइल्स दूर पे, और यादवपुर का भी उन्होंने स्टडी किया है जो कि दिल्ली से सटा एक फ्रिंज विलेज है। फ्रिंज विलेज का कॉन्सेप्ट आपने पिछले वीडियोस में समझ लिया, सो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूँगी। तो इन्होंने फ्रिंज विलेज पे अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज पे एक पेपर लिखा।
और आगे इसके अलावा इस पूरी किताब में हेमलता आचार्य, फिर लियोर्ड आई रुडोल्फ, इन सब के भी आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने सोर्स जहाँ से लिया है वो मैं यहाँ पर ये सोर्स भी आपको दिए हैं। इस पूरे बुक का एक रिव्यू किया था शियो कुमार लाल, जोधपुर यूनिवर्सिटी के। उन्होंने इस पूरी किताब पे स्टडी किया था, तो उन्हीं का एक बुक रिव्यू था जिससे मैंने सारी चीज़ों का नोट्स बनाया है। तो होप आपको एमएसए राव का अर्बनाइजेशन वाला ये पार्ट, पूरा अर्बन सोशियोलॉजी वाला पार्ट पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उनके अलावा भी आपने कई सारे थिंकर्स का ओपिनियन जाना और समझा। तो समझ में आ गया चीज़ों को। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करिए। पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सबको कस्टमाइज़ रिप्लाई दे सकूँ, क्योंकि अभी इतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे सकूँ। बहुत इतना मेहनत करने के बाद कुछ लोग मुझसे कनेक्ट हो पाए हैं, जो मुझ पे विश्वास करके चल रहे हैं आगे। होप आप जितने लोग मुझसे जुड़े हैं मेरा सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, और आगे मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते चलूँ। वो नॉलेज जो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं है, जैसे एमएसए राव, वर्जीनियस खाका, इन लोगों पे बहुत काम, मतलब वीडियो है ही नहीं यूट्यूब पे। तो मैंने बहुत कोशिश करके इन सब पे काम करने की मतलब एक हिम्मत की है। तो क्षमा भी चाहती हूँ इन बड़े रेनाउंड सोशियोलॉजिस्ट पे कि मैंने कोशिश की। जहाँ गलती होगी बड़े लोग हैं, माफ़ करेंगे ही। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को रिच करते रहिए। अब फिर नए वीडियो के साथ आप सभी से मिलूँगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, खूब सारा प्यार, और बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।